नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्का थी। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रायपुर में राजीव युवा मितान सम्मेलन की तैयारियों का सीएम ने किया निरीक्षण। राहुल गांधी सभा को करेंगे संबोधित। जांजगीर के सर्किट हाउस में लगी आग लगने से मचा हड़कंप। पुलिस और सर्किट हाउस स्टाफ ने आग पर पाया काबू। बीजेपी नेता श्याम तांडी ने छोड़ी पार्टी। रायपुर में श्याम तांडी ने कांग्रेस का थामा हाथ। कांग्रेस नेता दीपक बैज की अध्यक्षता में हुई शामिल। सरायपाली में बीजेपी में इस्तीफों का दौर जारी। आगामी चुनाव में पार्टी को लग सकता है बड़ा झटका। भंवरपुर मंडल के बीजेपी महामंत्री ने दिया त्यागपत्र। और उज्जैन में पात्र होने के बाद भी नहीं मिल रहा पीएम आवास का लाभ। कांग्रेसियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ व सांसद दीपक बैज ने नवा रायपुर के मेला ग्राउंड में होने वाली राजीव युवा मितान सम्मेलन की तैयारियों का निरीक्षण का जायजा लिया। बता दें कि 2 सितंबर यानी कि आज 2023 को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मेला ग्राउंड रायपुर में होने वाले राजीव युवा मितान सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत कर सभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल 1 दिवसीय प्रवास पर जांजगीर चांपा पहुंचे, जहां सर्किट हाउस पहुंचने के बाद लोगों से वार्ता करने के दौरान किचन में आग लग गई। आपको बता दें कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हालांकि पुलिस और सर्किट हाउस के स्टाफ के द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। सरायपाली विधानसभा से बीजेपी पूर्व प्रत्याशी श्याम तांडी ने बीजेपी छोड़कर विधिवत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के सामने कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो सरायपाली विधानसभा से बीजेपी पूर्व प्रत्याशी श्याम तांडी ने बीजेपी छोड़कर विधिवत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के सामने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। तो बीजेपी नेता श्याम तांडी ने पार्टी छोड़ दी है और साथ ही बता दें कि श्याम तांडी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। दीपक बैज की अध्यक्षता में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। लाइट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में रूस लगभग 4 से 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। आपको बता दें कि ये मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा। महापौर एजाज ढेबर ने अपने मॉस्को विजिट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस अवसर पर महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि मॉस्को इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस और परिवहन विभाग सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल्स के तत्वाधान में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट समिट 24 अगस्त 2023 से 27 अगस्त 2023 तक आयोजित किया गया, जिसमें भारत और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से स्पीकर के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया था, जिसमें उन्होंने अर्बन रेल ट्रांसपोर्ट विषय पर विचार व्यक्त किए। और इसी तरह अलग अलग देशों में आए प्रतिनिधियों ने कई महत्वपूर्ण विषयों जैसे ट्रांसपोर्ट, सेफ स्ट्रीट्स, वाटर पार्किंग, अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे। आगामी विधानसभा चुनाव का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बीजेपी में कार्यकर्ताओं के इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। जी हां, अभी हाल ही में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया था और अब एक और पदाधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है, जो सरायपाली विधानसभा के भंवरपुर मंडल के महामंत्री हैं। उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देकर बीजेपी से खुद को अलग कर लिया है। चुनावी साल और किए गए वायदे भले ही दोनों सरकारें कुछ हद तक पूरा किए हों, लेकिन सामाजिक मांग अब भी अधूरी है। जी हां, इस बार चुनाव में उतरने वाले लोग दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के सामने निखिल भारत बंगाली समाज ने अपने 3 मांगों को राजनीतिक दलों से उनके घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग रख दी है और अगर उनकी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया जाता तो वे चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। और इसी कड़ी में बंगाली समाज के पदाधिकारियों ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि 2016 से लगातार बीजेपी और कांग्रेस सरकार के सामने सामाजिक मांग रखी थी, लेकिन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने केवल आश्वासन दिया, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ में 20 लाख से भी ज्यादा लोग निवासित हैं और बस्तर संभाग में 3 से 4 लाख रहते हैं और अपनी भूमिका में किसी भी दल को समर्थन देते आए हैं। लेकिन इस बार होने वाले 2023 विधानसभा चुनावों में
समाज के लोग उम्मीद रखे हुए हैं और कहा है कि घोषणा पत्र में नमोशूद्र जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने और विस्थापन के समय दिए गए भूमि को हक दिलवाने की मांग की है। साथ ही बांग्ला शिक्षा को बढ़ावा देने की भी मांग की है। हम लोगों ने 2016 से बंगाली समाज की ओर से कुछ मांग रखे थे, जो हमारे मुख्यमंत्री उस समय बीजेपी के रमन सिंह जी थे, उनका घेराव किए थे। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम आपका जाति और आपके परिवार के जो कास्ट सर्टिफिकेट वाला है वो है, उसके बारे में और हमारे पट्टा वट्टा के बारे में, जो हम लोग बांग्लादेश से आए हुए थे जितने लोग भारतवर्ष में हैं, उन लोगों को उन्होंने देने का, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में देने का आश्वासन दिया था। लेकिन आज तक वो भी गए, उनके बाद कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस सरकार ने भी हमको आश्वासन दिया, लेकिन आज तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। हम चाहते कि हमारे इन तीनों मांगों को लेकर, जो हम लोगों ने तीन मांगों को लेकर हमने जो वो दिया है ना, आवेदन दिया है, उसमें कम से कम हमको उनके मैनिफेस्टो में, राष्ट्रीय दलों के मैनिफेस्टो में शामिल करें, तो हम उनका पूरा तहे दिल से समर्थन करेंगे। बंगाली समाज बीजेपी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और जिला पंचायत सदस्य श्याम तांडी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कल रायपुर में कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरायपाली विधानसभा में 40,000 से अधिक गांडा समाज की बहुल्यता होने के बाद भी सामाजिक व्यक्ति को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज हैं और इसी को लेकर अब बीजेपी के कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। जशपुर में राशन कटौती को लेकर 58 ग्राम पंचायतों के सरपंच और राशन विक्रेताओं ने फूड अधिकारी को शासन के नाम पीडीएस दुकान सौंपा है और फरसाबहार के 58 पंचायत सरपंचों ने पीडीएस दुकान संचालित करने से मना किया। पीडीएस में 30 से 35% तक खाद्यान्न सामग्री की कटौती को लेकर खाद्य अधिकारी फरसाबहार को पीडीएस दुकान सौंपा गया है। सभी सरपंचों ने सामूहिक रूप से जनपद पंचायत फरसाबहार के सामने इकट्ठा होकर खाद्यान्न वितरण प्रणाली संचालन करने से मना किया। हम लोग को देखिए, पीडीएस में हम लोग का लगभग जनवरी से चावल कटते हुए आ रहा है। हम लोग को जनता से बहुत गाली सुनने का मिलता है और हम लोग का राशन पूछता नहीं है कभी। हम लोग फूड साहब को भी कई बार अवगत कराया है कि वो बोलते हैं कि हाँ सुधर जाएगा करके, और भी बहुत सारे परेशानी। हम लोग जब बोरा दे रहे हैं, 1 साल 1.5 साल हो गया बोरा का, उसका पैसा भी अभी तक नहीं दिए हैं फूड साहब को। जब हम लोग पूछते हैं तो पावती दिखा, हम लोग को ना कुछ पक्का पावती मिलता है ना कोई पक्का बिल देते हैं। हम लोग कितना, हम हर महीना अपना बोरा को देते जा रहे हैं। जी, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं, शासन को यह अवगत करना चाहते हैं कि अपना मशीन को ले ले। हम लोग नहीं सकेंगे बांटने, इतना परेशानी में हम लोग नहीं झेलना चाहते हैं। हम लोग सरपंच बने हैं, इतना परेशानी झेलने के लिए नहीं बने हैं। शासन को अगर बंटवाना है तो हम लोग अच्छी तरीके से दे दे, जो पिछला जो कटौती है उसको भी भरपाई करे, तो हम लोग बांटने के लिए तैयार हैं। इससे जब से ई-पॉस मशीन आया तो ई-पॉस मशीन पूरा आधार इनेबल्ड है, आधार से जुड़ा हुआ है। हितग्राही आके अंगूठा लगाएगा तभी उसको खाद्यान्न मिल पाएगा। इसके कारण से वितरण पूरा 100% नहीं हो पा रहा है। उस मशीन में बचत दिखाता है, जबकि वास्तविक में इनके पास बचत नहीं है, जिसके कारण वो हर माह चावल में कटौती हो रही है। इसके लिए अभी हम लोगों को आदेशित किया गया है राज्य स्तर से कि भौतिक सत्यापन करके जो उनके पास वास्तविक बचत है उसको इंटरनेट में हमको ओपनिंग बैलेंस के रूप में एंटर करना है, जो कार्य अभी चल रहा है। अक्टूबर माह से इनका जो वास्तविक बचत में जो पुराना अतिरिक्त दिख रहा है वो वास्तविक बचत के रूप में आ जाएगा। इनसे घोषणा पत्र भी भरवाया जाएगा हर माह। 2017 से लेकर 22 तक जो एक मशीन दिया गया था इनको, टैबलेट से वितरण हो रहा था, उस समय उसमें काफ़ी कुछ बचत दिखा रहा है, जिसका कि सितंबर 2022 में भौतिक सत्यापन शासन द्वारा करवाया गया और जो उनके पास वास्तविक बचत था उसको इंटरनेट में दर्ज किया गया। उसके बाद जो जिनके पास ज़्यादा बचत दिख रहा था उनको नोटिस वगैरह जारी किया गया। इनके द्वारा जो रजिस्टर वगैरह और जो पंचनामा वगैरह इनके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया उसको मान्य करते हुए हमारे द्वारा उसमें सुधार किया गया शासन स्तर से, और उसके बाद सारे जो बचत दिख रहा था उसमें से जो वास्तविक बचत है उसको लिया गया है, पहले का जो था, लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं है। जनपद कार्यालय फरसाबहार के बाहर अभी
जनपद फरसाबहर के समस्त सरपंच यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका कहना है कि पीडीएस द्वारा उनको लगातार राशन कटौती के रूप में दिया जा रहा है, जिससे उनको ग्रामीणों को राशन वितरण करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। उनको राशन वितरण नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। तो आइए हम बात करते हैं सरपंच संघ के उपाध्यक्ष से। जी मैम, अपना परिचय दीजिएगा। मैं श्रीमती सुनीता पैंकरा, ग्राम पंचायत पिंकीभाट सरपंच। जी, क्या परेशानियां हो रही है? हम लोग को परेशानियां तो बहुत सारी है, जैसे पीडीएस के विषय में हम लोग यहाँ आज सभी लोग उपस्थित हैं। तो हमारे सभी फरसाबहर ब्लॉक के सभी गांव में चावल कट के आ रहा है, तो हम लोग को बांटने में बहुत परेशानी हो रही है। मतलब जितने भी राशन कार्ड हितग्राही हैं, उनमें से कुछ हितग्राही ऐसी खाली हाथ लौट जाते हैं, उनको चावल नहीं होता है, शक्कर नहीं पूरता है, चना नहीं पूरता है, हर महीना ऐसी होते आ रहा है। इसीलिए हम लोग आज जी बताएंगे कब से हो रहे हैं? ये लगभग सितंबर अक्टूबर से हो रहा है। जी, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग अब नहीं चला पाएंगे, इसीलिए शासन को ये पीडीएस का जो मशीन है उसके माध्यम से उनको सौंपना चाहते हैं। अब उनको जिसको चलाना है वो अपना चला दें। अब शासन से हमारे चैनल के माध्यम से क्या बोलना चाहिए? अगर पूरा राशन देंगे तो हम अच्छे से चलाएंगे, नहीं तो हम नहीं चलाएंगे। उनको जिसको चलवाना है चलवा लें। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, पूरा सरपंच संघ यहाँ फरसाबहर जनपद कार्यालय के बाहर अपना इस्तीफा देने के लिए फूड अधिकारी को यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो अब आगे देखना ये हो गया, क्या सरपंच सारे के सारे सरपंच एक साथ अपना इस्तीफा दे देंगे या ग्राम की जनता को उनके हक का राशन, उनके हक का जो राशन मिल रहा है वो उपलब्ध हो पाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साधना प्लस न्यूज के लिए जसपुर जिला से संगीता चौहान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने पर कांग्रेस ने नगर निगम पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और निगम कमिश्नर को ज्ञापन देकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आने वाले नानाखेड़ा क्षेत्र की लोहारपट्टी, रेतीघाट और मोती नगर में निवास करने वाले सैकड़ों परिवारों को पात्र होने के बावजूद भी अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है, जिससे उनमें आक्रोश व्याप्त है। और इसी के चलते सैकड़ों लोगों ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अजीत सिंह ठाकुर के नेतृत्व में आगर रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और निगम कमिश्नर के नाम संबोधित ज्ञापन निगम उपायुक्त को दिया है। और इस दौरान कांग्रेस नेता अजीत सिंह ठाकुर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 दिन में सर्वे कराकर प्रभावितों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। अभी प्रधानमंत्री आवास का लाभ जिन लोगों को नहीं मिला है, हमारे नानाखेड़ा क्षेत्र की लोहारपट्टी, रेतीघाट, मोती नगर के हजारों परिवार ऐसे हैं जो वहाँ पर 50-60 साल से निवास कर रहे हैं। उनके पास उनके भूमि स्वामी के पट्टे भी हैं, मूलभूत सुविधा भी वहाँ रोड बना के रखी गवर्नमेंट ने। क्या कारण है उनको अभी तक आवास नहीं दिया जा रहा? हर बार उनको किसी न किसी रूप से टाल मटोल करके यहाँ से चलता किया जाता है। आज उन्हीं 400-500 परिवारों के साथ मिलकर हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन दिया है। उसमें मांग की है कि तुरंत इनका सर्वे कराया जाए, जो पात्र लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाए। तो हमारे साथ नेता प्रतिनिधि रवि राय जी भी थे, उन्होंने हमने सबने मिलकर आयुक्त के नाम में एक उपायुक्त को ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमें 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन में हम सारे दस्तावेज चेक कराकर जो पात्र लोग आ रहे हैं उसकी आगे कार्रवाई करेंगे। 15 दिवस के अंदर अगर वो लिखित में हमें जवाब पेश नहीं करते हैं, आगे प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलता है, तो आगे हम रहवासियों के साथ मिलकर आगे की रूपरेखा तैयार कर धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी वहाँ करेंगे। सागर के बरौदिया नोनागिर की घटना को लेकर अब अहीरवार महापंचायत ने मोर्चा संभाल लिया है, जहां समाज के पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इसको लेकर महापंचायत ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। और इस दौरान महापंचायत ने ऐलान कर दिया है कि समाज इस घटना को लेकर शांत नहीं बैठेगा और जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता इसकी लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही स्पष्ट किया है कि घटना में शामिल राजनीतिक व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया गया तो इसका खामियाजा भी राजनीतिक दल को उठाना पड़ेगा। प्रेस वार्ता में मृतक की बहन भी शामिल हुई, जिसमें अब तक की पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े किए। जो मेरे साथ अत्याचार हुआ है वो बहुत ही दरिंदगी से मेरे भाई को मारा गया, मेरी माँ को वस्त्रहीन करके मारा गया, मेरे साथ बदतमीजी की गई और अभी तक ना तो जो मैंने FIR लिखवाई थी वो उनने FIR लिखी है और ना ही उनके घर पे अभी तक बिल्डोजर चली है और ना ही अभी जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा न्याय?
मिलेगा न्याय, क्यों नहीं मिलेगा? अभी तक जो नेताओं से कुछ नहीं मिला। पापा के बस खाते में इन लोगों ने 4 लाख रुपए डलवाए हैं। प्रशासन ने डाले थे, प्रशासन के हैं जो भूपेंद्र सिंह आए थे, उनने बस 50,000 रुपए दिए थे और अभी बस आश्वासन दे रहे हैं। कलेक्टर साहब ने लिखित में दे के गए थे कि 2 दिन में उनके घर पे बिल्डोजर चलवाई जाएगी और सभी आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे 24 घंटे के अंदर, जो कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, बस आश्वासन ही दे रहे हैं। सागर में बीते दिन शहर के मुख्य बस स्टैंड पर एक महिला से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब उस मामले ने तूल पकड़ लिया है और कांग्रेस सड़कों पर उतरने लगी है और इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस के बैनर तले बस स्टैंड स्थित कैंटीन के बाहर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है और कैंटीन को बंद कराने की मांग उठाई है। कांग्रेसियों का कहना है कि इस घटना में बीजेपी के लोग शामिल हैं। जिस तरीके से एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की गई वह बहुत ही शर्मनाक है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। के बड़े सीनियर नेता वीरेंद्र पाठक जी की ये कैंटीन है। उनका लगातार यहाँ पर राजनीतिक अड्डा भी है। राजनीतिक अड्डे के साथ साथ में असामाजिक तत्व भी यहाँ पर बैठते हैं रात में और ये घटना अंजाम हो। बेहद शर्मनाक ये घटना है। मेरा सवाल एक बड़ा व्यापक सवाल है। मध्य प्रदेश की धरती पर जब भी नरेंद्र मोदी आते हैं, चाहे भोपाल आते हैं तो आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब कर दी जाती है, चाहे सागर आते हैं तो बरौदिया खुरई में भूपेंद्र सिंह की विधानसभा है, वहाँ पर एक अनुसूचित जाति व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है, उनको शर्मसार किया जाता है। 2 दिन से एक वीडियो हमारे सागर को शर्मसार करने वाला जो वायरल हो रहा है संपूर्ण प्रदेश और देश में, इसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि भाजपा के गुंडे, बिल्कुल नामी भाजपा के गुंडे जो गोविंद राजपूत के आदमी हैं, जो भूपेंद्र सिंह के आदमी हैं, इनके द्वारा इस जगह पर जहां पर आप हमारी बाइट ले रहे हैं, इसी जगह पर उस महिला को लातों से घसीटते हुए लाठी डंडों के साथ, लाते घूसों के साथ मारा गया। सिर्फ उसका कसूर ये था कि वो अपने 5 माह के बच्चे को जो भूखा था उसके लिए सिर्फ दूध लेने के लिए इस कैंटीन में आई थी। इनके साथ इस तरह का अमानवीय कृत्य किया गया है। इसलिए हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए और हमने प्रदर्शन किया है। लगातार देखने में आ रहा है कि संपूर्ण प्रदेश में भाजपा के लोगों के द्वारा चाहे खुरई की घटना हो, चाहे आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो, चाहे सागर की घटना हो, लगातार इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है और ये सभी भाजपा के गुंडे हैं। सागर सानौदा थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड फौजी ने अपने ही भाई और बच्चों पर लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक महिला की गंभीर हालत बताई जा रही है, जिसका उपचार बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार गृह कलेश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं घटना के बाद बड़े भाई राममिलन तिवारी और उनके बेटे अजय तिवारी की मौत हो गई है, जबकि आरोपी की बेटी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, जिसका उपचार जारी है। वहीं घटना के बाद पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कहा कि घटना के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। घटना का कारण अभी तक अज्ञात है और पूछताछ के बाद भी मामले का खुलासा नहीं हो सका है। थाना अंतर्गत आज एक गंभीर घटनाक्रम की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसमें एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के कुछ सदस्यों पे जो है गोली चलाई है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। साथ में एक अन्य जो महिला है वो घायल है। इनका जो घायल महिला का उपचार चल रहा है। जो आरोपी है वो पुलिस की हिरासत में आ चुका है। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं इसमें क्या परिस्थिति है, किन कारणों से घटनाक्रम हुआ, उसकी विवेचना जारी है। कारण के बारे में हम विवेचना कर रहे हैं। कुछ 1-2 लाइन्स मिली हैं, परंतु उसको प्रॉपर विवेचना करने के बाद ही उसमें कमेंट किया जाए। तो आरोपी जो है वो फौजी बताया जा रहा है, रिटायर्ड फौजी। हाँ, ये जो प्रथम हम लोगों ने पूछताछ जो आरोपी से की है उसमें ये समझ में आया है कि ये रिटायर्ड एक फौजी है, जिनके पास जो लाइसेंसी हथियार था उसके द्वारा उन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया। सेंधवा में भीषण सड़क हादसे को लेकर एडिशनल एसपी का बयान सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार बस इंदौर से नासिक जा रही थी, तभी बिजासन घाट में बस को लोडिंग ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के समय लगभग 45 यात्री बस में सवार थे। समाज सेविकों, पत्रकार और पुलिस की मदद से सभी यात्रियों को समय पर प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने घायलों की स्थिति बताते हुए कहा कि 45 में से 16 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, वहीं एक की मौत हुई है। मामूली घायलों को सेंधवा सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। एक सवारी बस जिसमें करीब 40-45 सवारियां थी,
वो आगे चल रही थी, पीछे से माल भरा हुआ लोडेड ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बस पलट गई, खाई में गिर गई। उसमें करीब 38 लोग घायल हुए और त्वरित मौके पर पुलिस प्लस पत्रकार बंधु और समाज सेवी पहुंचे और पूरे घायलों को अस्पताल सेंधवा ला के भर्ती कराया। कुछ घायलों को दूसरे अस्पताल में रेफर किया है, एक मृत हुआ है और पब्लिक की जागरूकता के कारण बड़ा हादसे होने से बच गया। समय पर उनको प्राथमिक उपचार के लिए घायलों बस कहाँ से कहाँ जा रही कोई वजह से बस इंदौर से नासिक जाने का पता चला है। प्रथम दृष्टया कारण क्या रहा है? प्रथम दृष्टया ट्रक वाले ने लापरवाही करके बस को पीछे से टक्कर मारना अभी तक आया है। बाकी प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में जो तथ्य आएंगे वो आज जो बस दुर्घटना हुई थी उसमें घायल महिला, पुरुष और बच्चों को लाए गए थे, जिसमें 40 से 45 के करीब पूरी संख्यात्मक है, जिनमें गंभीर चोटें भी है। जो गंभीर चोट आए उनको इंदौर और बड़वानी के लिए रिफर किया है और जो कुछ पेशेंट है वो स्टेबल कंडीशन में है। एक इनमें से एक मृत है, एक महिला जो गर्भवती है उनको बड़वानी रिफर किया है और एक जो लड़की है 22-23 साल की, उनका जो हाथ राइट हैंड एम्पुटेशन हो गया है, उनको हमने एमवाई के लिए इंदौर रिफर किया। खबर जांजगीर से चंपा से है, जहां शराब पीने से ग्राम आमोदा में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल जांजगीर लाया गया, जहां पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का खुलासा होगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नक्सली हमले में शहीद हुए वीर शहीद वसील टोपो के स्मारक की कलाई पर गांव की बहनों ने राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया और इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने रक्षा सूत्र बांधकर पूजा अर्चना की और शहीद जवानों की शहादत को याद किया। बता दें कि शहीद वसील टोपो नक्सली हमले में 2011 में शहीद हुए थे। तब से गांव में शहीद वसील टोपो के स्मारक को रक्षा सूत्र बांधकर गांव की बहनें और समस्त ग्रामवासी रक्षाबंधन का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि यहाँ उड़ीसा बॉर्डर है। उड़ीसा बॉर्डर एकदम 1 किलोमीटर में ही स्थित है, पेरवारा, ग्राम पेरवारा। तो मैं यहाँ हमेशा आए दिन हाथी घूमते रहता है। जैसे शाम हुआ वैसे दिन को भी 4-5 बजे से निकल जाता है जंगल से। उसके बाद में घर नजदीक आता है, तो यहाँ घर नजदीक पहुंच जाने के बाद भी स्ट्रेट लाइट नहीं है यहाँ। तो हम यहाँ गांव के मेरे सभी परिजनों को बहुत दिक्कत होता है कि हाथी को कैसे भगाए गांव से निकल के, घर से निकल के, कि हाथी से कैसे बचे। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव के लिए स्ट्रेट लाइट की जरूरत है। होता है कि हम अपने भाई को राखी बांधते हैं। सबसे पहले तो हम लोग नहा धोआ के आते हैं और अपने भाई को राखी बांधते हैं। फिर उसके बाद घर में जाके और भाई हैं जो उनको राखी। खबर धमतरी से है, जहां अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम सेहरा डबरी के किसान नागेश साहू के खेत में अचानक एक बड़ा गड्ढा हो गया। बता दें कि यह नजारा दिखने में भी काफी हैरान था और उसके बाद जब ये खबर फैली तो लोग भी उसके खेत में रहस्यमयी घटना को देखने पहुंचने लगे और इस दौरान खेत के एक हिस्से के अलावा दूसरे हिस्से में भी एक और गड्ढा जब तक हो गया था। हालांकि वह छोटा था, मगर बड़े गड्ढे की गहराई करीब 32 फीट के आसपास बताई जा रही थी और इधर खेत में गड्ढा होने के कारण किसान की फसल का एक बड़ा भाग खराब हो गया है, जिसके लिए उचित मुआवजे लेने के लिए किसान ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। आज मैं खेत देखने के लिए आया हूँ। गड्ढा छोटे से बड़े हो रहा है। पहली बार देख रहा है जीवन में, आया पहली बार इसको। आपके द्वारा कितने साल से खेती किया जा रहा है? मेरा 16 साल हो गए। तो आज इससे पहले भी आप कभी नहीं, पहली बार नहीं हो रहा, ये पहली बार हो रहा है। आज तक नहीं देखा हूँ जब था। चौड़ाई होते होते 50 फीट का हो गया है। चौड़ाई है, गहराई तो मालूम नहीं कितना है। वही है कि खेत में अचानक 21 तारीख से गहरा, थोड़ा थोड़ा गहरा होते होते एक विशाल रूप ले लिया है और अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार मिट्टी उसमें धंसते जा रही है और वही है मैडम। प्रशासन द्वारा क्या बोला गया? प्रशासन को मैं मुखाग्र मोबाइल के माध्यम से और जानकारी दिया हूँ और आज लिखित रूप से आवेदन दिया हूँ, तो वो वही बोले हैं कि
हमारे द्वारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं हमारे कृषि विभाग में कि अभी हम इसको चेक करके बता पाएँ, और यही आश्वासन दिए कि हम बाहर जो बड़े लॉजिकल सर्वे कुछ हैं उनके द्वारा खत लिखेंगे, वो जल्द ही आएंगे और यहाँ जांच करके सही देंगे कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आज में ये जो खेत में जो गड्ढा बना है अभी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।